हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नवल किशोर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। भारत के भूगोल की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में। बेसिकली आज हम उत्तर भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की नदियाँ बहती हैं और अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। इनसे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक करके एक एक नदी के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे उत्तर भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नदियों के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि नदियाँ किस किस प्रकार की होती हैं। तो बेसिकली अगर जो क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो नदियाँ 3 प्रकार की होती हैं। जैसे कि इंटरनेशनल रिवर यानी कि अंतर्देशीय नदी, यानी कि जो कई एक से अधिक देशों से होकर बहती है उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नदी बोलते हैं। उसको इंटरनेशनल रिवर बोलते हैं। अभी आप लोग यहाँ पे उसके बारे में देखेंगे। दूसरे नंबर पे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नदी, अंतर्राष्ट्रीय नदी। दूसरे नंबर की राष्ट्रीय नदी हो जाएगी। तीसरी हो जाएगी आपकी क्षेत्रीय नदी। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नदी से मतलब है कि वे नदियाँ जो कई देशों से होकर गुजरती हैं, यानी कि उनका बहाव, उनका अपवाह क्षेत्र जो है वो एक से अधिक देशों में है, तो उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय नदी बोलेंगे। दूसरे नंबर पे राष्ट्रीय नदी। तो राष्ट्रीय नदी का मतलब है कि जो किसी एक विशेष देश में या किसी एक देश में बहती है तो उसको हम राष्ट्रीय नदी बोलते हैं। क्षेत्रीय नदी जो कि एक विशेष क्षेत्र में या एक राज्य में बहती है उसे हम क्षेत्रीय नदी का दर्जा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया नदियों के प्रकार। इसके अलावा एक नदियों का अपवाह क्षेत्र होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी यहाँ पे हमने कुछ नदियों का भारत के नक्शे पे क्या बनाया है, मैप बनाया है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे सिंधु नदी तंत्र। अब यहाँ पे मैंने सिंधु नदी ना लिख के नदी तंत्र लिखा है। तो नदी तंत्र से मतलब ये है कि सिंधु नदी जो है वो एक नदी नहीं है, इसमें कई नदियाँ आके मिलती हैं। और ये क्या होता है, ये कई नदियाँ आके मिलती हैं और ये फाइनली अरब सागर में यहाँ पे क्या होती है, सिंधु नदी गिर जाती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंधु नदी एक कैसी नदी है, एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे तिब्बत से स्टार्ट होके भारत होते हुए और यहाँ पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो सबसे पहला पॉइंट हम जानते हैं सिंधु नदी की। यहाँ पे हमने जो ब्लू कलर में दर्शाया हुआ है वो आपका क्या है, वो आपकी मेन नदी है, यानी कि वो नदी तंत्र है। जैसे सिंधु नदी यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये ब्लू कलर में आप लोगों को दर्शाया है। इसकी सहायक नदियाँ जो लेफ्ट से यानी कि नीचे की तरफ से जुड़ रही हैं, ठीक है, बाएं की तरफ से वो मैंने ग्रीन कलर में दर्शाया हुआ है। जो ऊपर की तरफ से यानी कि दाहिने साइड से जुड़ रही हैं नदियाँ, उनको हमने रेड कलर में दर्शाया हुआ है सिंधु नदी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, यानी कि वो नदी कहाँ से स्टार्ट होती है। तो आप लोग नोट कर लेंगे जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वो चेमायुंगटुंग ग्लेशियर है। ये कहाँ पड़ता है, मानसरोवर झील तिब्बत में पड़ता है। यानी कि सिंधु नदी के उद्गम की बात करें, सिंधु नदी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो आप लोग बोलेंगे चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील तिब्बत से। कहाँ से? तिब्बत से। यानी कि सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो आपका चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, ठीक है, वहाँ से होता है जो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है। तो इस स्थान का नाम क्या है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर
मानसरोवर झील तिब्बत, ये क्या है, ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ से सिंधु नदी निकलकर बहते हुए तिब्बत से बहते हुए आपका जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के बाद में जम्मू कश्मीर में बहते हुए यहाँ से गहरा गार्ज बनाते हुए पाकिस्तान से होकर यहाँ अरब सागर में गिर जाती है। तो यहाँ जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदियों से। तो चलिए आप लोग देखते हैं कि सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो सिंधु नदी में अगर जो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे तो सिंधु नदी इस तरफ को बह रही है, तो इसका बहाव क्षेत्र क्या है, ये बहाव क्षेत्र है, तीर का निशान। तो अगर जो आप लोग देखेंगे तो इसके दाहिने तरफ की नदियों की बात करेंगे तो यानी कि ऊपर से मिलने वाली नदियाँ क्या हो जाएंगी, वो दाहिने तरफ की हो जाएंगी, और बाएं तरफ की नदियाँ वो हो जाएंगी जो इसमें नीचे की तरफ से मिलती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि बाएं तरफ की नदियाँ कौन सी हैं और दाहिने तरफ की नदियाँ कौन सी हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से जब ये नदी स्टार्ट होती है तो यहाँ तक सबसे पहले इसमें यहाँ पे एक काबुल नदी मिलती है जो इसके दाहिने तरफ से मिलती है। ये काबुल नदी आपकी अफगानिस्तान की तरफ से आती है और क्या होती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। दूसरी नदी है आपकी, इसको क्या कहते हैं यहाँ पे, कुर्रम नदी। तो कुर्रम नदी क्या है, ये यहाँ पे आती है और सिंधु नदी में मिलती है। ये भी आपकी दाहिने तरफ से मिलती है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र है। यहाँ पे एक श्योक नदी है जो जम्मू कश्मीर में बहती है, वो क्या होती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। तो यानी कि दाहिने तरफ से हम मिलने वाली नदियाँ देखें सिंधु नदी में, तो सबसे पहली श्योक नदी है जो आपके जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख क्षेत्र से निकलती है और सिंधु नदी में मिल जाती है। यहाँ पे अफगानिस्तान से निकलने वाली काबुल नदी सिंधु नदी में मिलती है, और एक कुर्रम नदी है जो आपकी यहाँ से निकलती है पाकिस्तान के क्षेत्र से, और यहाँ क्या होती है, सिंधु नदी में मिल जाती है, और ये सिंधु नदी नीचे की तरफ बहती हुई चली जाती है। अब देखते हैं यहाँ पे मैंने दर्शा रखा हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले झेलम नदी, ये झेलम नदी का मैंने देखा। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में यहाँ से निकलती है, फिर क्या होती है, आगे बढ़ती है और पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर बनाते हुए यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ से चली आती है और यहाँ सिंधु नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट इसके बाद में चेनाब नदी है। चेनाब नदी आपकी जम्मू कश्मीर से ही निकलती है और क्या होती है, यहाँ पे झेलम नदी में मिल जाती है। इसके बाद में आपकी रावी नदी है जो कि यहाँ पे निकलती है और क्या होता है, यहाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती है और धीरे धीरे आके यहाँ आपकी सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर ब्यास नदी है जो कि भारत की बाउंड्री ख़त्म होने से पहले सतलज नदी में मिल जाती है और आगे सतलज नदी के साथ बहते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर ये आपकी सतलज नदी है, जो सतलज नदी आपकी है, सतलज नदी आपकी राकसताल से निकलती है जो कि आपके भारत देश के बाहर है। कहाँ से निकलती है, राकसताल से। ये यहाँ पे जो सतलज नदी यहाँ से निकल रही है इसका नाम है राकसताल। ठीक है, राकसताल से निकलती है। ये भी क्या है, मानसरोवर झील के निकट है। तिब्बत में एक राकसताल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में स्थान है, वहाँ से सतलज नदी निकलती है और आगे बढ़ते हुए ब्यास नदी आके सतलज नदी में ही मिलती है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये सतलज नदी बढ़ते हुए आगे क्या होती है, सिंधु नदी में मिल जाती है और सिंधु नदी के साथ ये मुख्य धारा बनकर अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो एक सीक्वेंस बन रहा है कि सबसे ऊपर सिंधु नदी, फिर झेलम नदी, फिर चेनाब नदी, फिर रावी नदी, फिर व्यास नदी, फिर सतलज नदी। तो इन नदियों के क्रम में एक चीज़ आप लोगों को कॉमन दिखाई दे रही होगी कि जो मेन नदी है सिंधु नदी तंत्र, ये आपकी चेमा युंगटुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील से निकलती है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, तिब्बत से निकलती है।
दूसरी यहाँ पे सतलज नदी है, वो भी क्या है, भारत के बाहर। यहाँ पे भारत का जो मैंने नक्शा दर्शाया हुआ है वो ब्लैक कलर से दर्शाया हुआ। तो ये देख रहे होंगे कि ये ग्रीन कलर की जो सतलज नदी है ये आपकी तिब्बत से निकलती है, राकसताल मानसरोवर झील से, ठीक है। ये भी एक क्या होगी, आपकी इंटरनेशनल रिवर होगी, जो आगे यहाँ आके पाकिस्तान में क्या होती है, सिंधु नदी से मिल जाती है और बहती हुई अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है कि सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो आप लोग बताएंगे सतलज नदी का उद्गम स्थल राकसताल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। सतलज नदी कैसी है, इंटरनेशनल रिवर है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रिवर है। सेम सिंधु नदी, एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता है कि सिंधु नदी से मिलने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम लगाइए। तो आपका क्रम क्या होगा, सबसे पहले सबसे उत्तर में कौन सी है, झेलम है, फिर कौन सी है, चिनाब है, फिर कौन सी है, रावी है, फिर कौन सी है, व्यास है, और फिर कौन सी है, सतलज है। ये पांचों नदियाँ सिंधु नदी में मिलती हैं। इनका क्रम क्या है, सबसे ऊपर झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास है, फिर सतलज है। तो ये आपका सीक्वेंस पूछ लेता है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर मिलने वाली नदियों का। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सिंधु नदी में दाएं की तरफ से मिलने वाली नदियां, तो दाएं की तरफ से मिलने वाली जो नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, बाएं की तरफ से मिलने वाली। आपकी सिंधु नदी इस तरफ को बह रही है तो बायां आपका लेफ्ट साइड इस तरफ होगा। तो जो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। दाहिने की तरफ से पूछे तो श्योक नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी, ये क्या है, दाहिने तरफ से मिलती है। इसके बाद बात करते हैं कि ऐसी कौन सी नदी है जो सिंधु नदी का भाग है लेकिन वो भारत में ही निकलती है और भारत में ही खत्म हो जाती है, यानी कि भारत में ही क्या होती है, वो नदी दूसरी नदी से मिल जाती है। तो उसका नाम है व्यास नदी। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे व्यास नदी यहाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती है और यहाँ पे पंजाब में यहाँ पे कपूरथला स्थान है, वहाँ पे क्या होती है, सतलज नदी से मिल जाती है। यहाँ पे ही भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। जब हम बांध के बारे में अध्ययन करेंगे, बांध के बारे में आप लोगों को बताएंगे तो बताएंगे किस नदी पे कौन सा बांध कहाँ पे बना हुआ है। तो व्यास एक ऐसी नदी है जो भारत में ही, जिसका उद्गम होता है और भारत में ही क्या होती है, सतलज नदी से मिल जाती है और फिर सतलज नदी के साथ बहते हुए यहाँ पे सिंधु नदी से मिल जाती है और अरब सागर में गिरती है। तो ये सिंधु नदी के बारे में एक बेसिक डिटेल यहाँ पे आप लोगों ने देखा। जो सिंधु नदी से मिलने वाली नदियाँ हैं इनका क्रम आप लोग याद रखना, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, बार बार पूछता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल, सतलज नदी का उद्गम स्थल बार बार पूछता है। और अगर जो इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नदी की बात करें तो सिंधु नदी और सतलज नदी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं भारत के बाहर इनका उद्गम स्थल है। यानी कि सतलज और सिंधु तिब्बत में, भारत में और पाकिस्तान में बहती हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख लेंगे चिनाब नदी भारत से निकलकर यहाँ पे मिल जाती है सिंधु में, रावी यहाँ सिंधु में मिल जाती है, व्यास भारत से निकलती है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से और सिंधु नदी में मिल जाती है, सतलज नदी में मिलके सिंधु नदी में मिल जाती है और यहाँ पे सतलज फाइनली सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये आपका सिंधु नदी तंत्र के बारे में आप लोगों ने यहाँ पे जाना। कुछ पॉइंट और हैं जो सिंधु नदी के बारे में आप लोग जान लीजिए। सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, आप लोगों को मैंने बताया। इसकी एकमात्र नदी जो है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है, ठीक है। इसकी 3 नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। 3 नदियां हिमाचल प्रदेश से कौन सी निकलती हैं जो इसमें मिलती हैं सिंधु नदी में, वो है आपकी व्यास, सतलज और रावी, ठीक है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां पंजाब में बहती हैं जिन्हें पंचतंत्र कहते हैं।
तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम जो हैं, यहाँ पे पंजाब क्षेत्र पड़ता है, भारत का पंजाब राज्य, वहाँ से 5 नदियाँ बहती हैं, इसीलिए क्या बोला जाता है, पंचतंत्र बोला जाता है। अगर जो हर एक नदी का आप लोग उद्गम स्थल लिखना चाहते हैं तो मैं एक एक करके यहाँ पे नोट करा देता हूँ। जैसे आप लोगों ने सतलज और सिंधु का तो देख लिया, अब देख लेते हैं झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है। झेलम, झेलम नदी का उद्गम स्थल, झेलम नदी जो आपकी है ये निकलती है वेरीनाग, वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से, वेरीनाग के समीप, वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से, वेरीनाग के समीप शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। यानी कि झेलम नदी यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ पे क्या है, वेरीनाग स्थान का नाम है और शेषनाग झील यहाँ पे है, वहाँ से झेलम नदी निकलती है जो कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरी नदी आप लोगों ने चेनाब देखी थी, चेनाब का उद्गम स्थल क्या है, चेनाब के बारे में लिख लीजिए। लाचला, ठीक है, दर्रे के समीप, ये बड़ा लाचला, जब दर्रा आप लोगों को बताएंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा। बड़ा लाचला दर्रे के समीप हिमाचल प्रदेश। यानी कि जो चेनाब नदी है यहाँ पे बड़ा लाचला दर्रा के समीप, दर्रा मतलब आप लोगों को कल मैंने पढ़ाया था, पालघाट भोरघाट दर्रा जो होता है, जो सीढ़ियों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में गैप होता है, उसे दर्रा बोलते हैं। तो बड़ा लाचला दर्रा के समीप यहाँ पे ये निकलती है और आगे चल के ये क्या होती है, ये यहाँ सिंधु नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी का उद्गम स्थल देखते हैं। ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे के नज़दीक, रोहतांग दर्रे के समीप हिमाचल प्रदेश में निकलता है। यानी कि ब्यास नदी भी क्या है, रोहतांग दर्रा यहाँ पे पड़ता है, उसके समीप हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है और आगे चल के सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर बात करते हैं रावी नदी की। तो रावी नदी जी भी जो है आपकी, वो रोहतांग दर्रे के समीप हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सतलज नदी के बारे में आप लोगों को बता दिया है, तिब्बत में राकसताल के पास में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और यहाँ सिंधु नदी में मिलती है। तो ये आप लोगों ने जाना यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब चलते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गंगा नदी के बारे में। पहला आप लोगों ने यहाँ पे सिंधु नदी के बारे में पढ़ा, हम लोग देखते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। जो नेक्स्ट नदी है हमारी गंगा नदी, तो जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि गंगा नदी जो हमारी निकलती है वो उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी और उत्तराखंड से बहते हुए उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा नदी 2 भागों में बट जाती है। यहाँ फरक्का बांध पाया जाता है, पश्चिम बंगाल राज्य में फरक्का बांध है, वहाँ से क्या होता है, ये 2 भागों में बट जाती है। इधर हुगली नदी निकल जाती है और इधर गंगा नदी ये पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे गंगा नदी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल यहाँ उत्तराखंड से है। तो इससे पहले गंगा नदी कैसे उद्गित होती है, इससे पहले की गंगा नदी हमने यहाँ पे कुछ दर्शाया है। ऐसे क्या होता है, गंगा नदी का उद्गम होता है। तो गंगा नदी बेसिकली सबसे पहले जो स्टार्ट होती है वो बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जो इधर धौली गंगा और आपकी इधर
बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है, दोनों मिलके यहाँ पे क्या बनाती हैं, विष्णुप्रयाग का निर्माण करती हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि गंगा नदी का जो उत्तराखंड में विस्तार है जहाँ से निकलती है उसको मैंने इधर दिखाया हुआ है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो गंगा नदी बेसिकली यहाँ पे बद्रीनाथ से निकलती है और इसका नाम होता है अलकनंदा। ठीक है, तो अलकनंदा जो बद्रीनाथ तीर्थ स्थल है वहाँ से निकलती है और आगे चलती है, और एक दूसरी नदी इधर से धौली गंगा निकलती है जो यहाँ पे अलकनंदा से क्या होती है, मिल जाती है। तो जहाँ से बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती हुई आगे बहती है उत्तराखंड में, इधर से धौली गंगा आती है, तो जहाँ पे दोनों अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है वहाँ पे एक संगम बनता है जिसको बोलते हैं विष्णुप्रयाग। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है विष्णुप्रयाग पे किन दो नदियों का मिलन होता है, तो आप बोलेंगे अलकनंदा और धौली गंगा का मिलन होता है और क्या बनता है, विष्णुप्रयाग बनता है। नेक्स्ट ये अलकनंदा आगे चलती है, फिर एक इधर से नदी आती है जिसका नाम है नंदाकिनी। तो नंदाकिनी नदी आती है और अलकनंदा में मिलती है, यहाँ पे बनता है नंदप्रयाग। ये सारे जो प्रयाग हैं कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में है। ये हम बात कर रहे हैं गंगा नदी की उत्तराखंड में जहाँ से उद्गम स्थल हुआ है। तो नंदाकिनी नदी आती है, अलकनंदा पे मिलती है, तो दूसरा जो प्रयाग बनता है उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। फिर ये अलकनंदा आगे बहती हुई चली जाती है उत्तराखंड में, फिर एक नदी आती है जो बाएं तरफ से जिसका नाम है पिंडार नदी, वो अलकनंदा में मिलती है और यहाँ पे कर्णप्रयाग का निर्माण करती है। ये आपका हो गया कर्णप्रयाग, ये हो गया आपका नंदप्रयाग, ये हो गया आपका विष्णुप्रयाग। जब अलकनंदा बद्रीनाथ से निकली, इसके बाद में आगे बढ़ती है धौली गंगा मिली, तो आपका विष्णुप्रयाग का निर्माण हुआ। फिर जैसे ही अलकनंदा में नंदाकिनी मिली तो नंदप्रयाग का निर्माण हुआ। फिर पिंडार नदी मिलती है तो आपका कर्णप्रयाग का निर्माण हुआ। फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ती हुई चली जाती है। फिर क्या होता है, दाहिने साइड से एक नदी आती है जिसको बोलते हैं, जो निकलती है आपकी केदारनाथ से। ठीक है, केदारनाथ एक तीर्थ स्थल है, वहाँ से निकलती है और ये आपको यहाँ अलकनंदा में मिल जाती है। तो यहाँ पे आपका रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। फिर ये आगे बहती हुई चली जाती है और यहाँ पे एक नदी आती है जिसका नाम है बाएं तरफ से भागीरथी नदी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे लास्ट में एक नदी मिलती है अलकनंदा से, जिसका जो नदी गंगोत्री से निकलती है और इसका नाम है भागीरथी नदी, वो यहाँ पे मिल जाती है और इसका नाम है देवप्रयाग। ठीक है, तो यहाँ जो गंगा है, गंगा नदी यहाँ से, इससे पहले का विस्तार आप लोगों को मैंने इधर दिखाया। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले जब गंगा नदी निकलती है तो दो नदियों का तंत्र है, एक है बद्रीनाथ से अलकनंदा, दूसरी है धौली गंगा। जब अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं तो विष्णुप्रयाग का निर्माण होता है। फिर ये अलकनंदा आगे बहती चली जाती है, फिर इधर से आती है बाएं तरफ से नंदाकिनी नदी और यहाँ पे मिलती है अलकनंदा से, नंदप्रयाग का निर्माण होता है। फिर अलकनंदा आगे बहती चली जाती है, फिर आपकी पिंडार नदी बाएं तरफ से मिलती है, यहाँ पे निर्माण होता है कर्णप्रयाग का। फिर आगे बहती चली जाती, इधर से आती है केदारनाथ से एक नदी निकलती है अलकनंदा के दाहिने तरफ से, जो बहती हुई आती है अलकनंदा में मिलती है और यहाँ पे निर्माण करती है रुद्रप्रयाग का। फिर ये अलकनंदा में मिलने के बाद आगे बहती हुई चली जाती है और यहाँ पे हरिद्वार के निकट एक नदी आती है दाहिने तरफ से, जो गंगोत्री से निकलती है और इसका नाम है भागीरथी, जो यहाँ पे अलकनंदा से मिल जाती है और यहाँ देवप्रयाग का निर्माण करती है। फिर देवप्रयाग से, यानी कि हरिद्वार उत्तराखंड देवप्रयाग से, ये जो इसका नाम है ये बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। ठीक है, यही आपको मैंने ये दिखाया हुआ, ये आपकी गंगा नदी है। तो गंगा नदी के पहले का जो गंगा नदी तंत्र है, कौन कौन सी नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं, कौन कौन से प्रयाग का निर्माण करती हैं, आप लोगों ने इधर देखा अच्छे से। यहाँ से कई बार क्वेश्चन मिलते हैं कि देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, तो आप बताएंगे भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है जब केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। और जब कर्णप्रयाग का निर्माण तब होता है जब
अलकनंदा से पिंडार नदी मिलती है। और आपका नंद प्रयाग का निर्माण तब होता है जब नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है, और विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है जब अलकनंदा से धौलीगंगा मिलती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, गंगा नदी उत्तराखंड में हरिद्वार से जैसे ही भागीरथी से मिलती है अलकनंदा नदी, तो वहाँ पे देवप्रयाग का निर्माण होता है। यहाँ पे देवप्रयाग का निर्माण होता है, देवप्रयाग, और इसके बाद इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। अब हम बात करते हैं आगे गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी देवप्रयाग हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। मैदानी क्षेत्र का मतलब ये है कि हरिद्वार के आगे एक मैदानी क्षेत्र यानी कि पर्वत और पहाड़ियों वाला क्षेत्र खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन उससे पहले कई सारी नदियाँ गंगा नदी में मिलती हैं। देखते हैं, सबसे बड़ी जो नदी मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है, जो सबसे बड़ी नदी है, उसको बोलते हैं यमुना नदी। यमुना नदी यहाँ पे आपकी उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है, और ये यमुनोत्री से निकलकर दिल्ली होते हुए बहते हुए यूपी और राजस्थान का बॉर्डर बनाते हुए बहती चलती है। फिर यहाँ पे आपकी एक नदी मिलती है जिसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी आपकी एमपी में इंदौर के आसपास से निकलकर यहाँ पे यमुना से मिल जाती है। इसी तरह एक प्रायद्वीपीय भारत से बेतवा नदी निकलती है, जो यहाँ पे इटावा के पास में क्या होती है? यमुना नदी से मिलती है। फिर यमुना नदी आगे बहते हुए इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। यानी कि गंगा नदी में यमुना नदी कहाँ पे मिलती है? इलाहाबाद में मिल जाती है। तो दाहिने तरफ से जो गंगा नदी में मिलने वाली नदियाँ हैं वो यमुना है, चंबल है। चंबल डायरेक्टली गंगा नदी में नहीं मिलती, बेतवा डायरेक्टली नहीं मिलती, लेकिन इनडायरेक्टली गंगा नदी में मिलती है। कैसे? चंबल पहले यमुना नदी में मिलती है, बेतवा भी यमुना नदी में मिलती है, फिर यमुना नदी यहाँ पे इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। फिर एक सोन नदी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। कल के वीडियो में मैंने बताया था अमरकंटक चोटी कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका झारखंड वाले क्षेत्र में अमरकंटक चोटी है। तो सोन नदी वहाँ से निकलती है, और यहाँ पटना के पास में, यहाँ बिहार का पटना शहर है, पटना के पास में किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है, और गंगा की मुख्य धारा में बहते हुए आगे निकल जाती। तो ये तो हो गई गंगा नदी में दाहिने की तरफ मिलने वाली नदियाँ। कौन कौन सी? यमुना की सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा और सोन गंगा की सहायक नदी। अब बात करते हैं गंगा में जो बाएं तरफ से नदियाँ मिलती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे और बहुत सारी नदियाँ हैं, यहाँ रामगंगा मिलती है, लेकिन मेन नदियों के बारे में हम बात करेंगे। गोमती नदी, जो कि गोमती नदी के किनारे हमारा लखनऊ शहर बसा हुआ है। गोमती नदी जो है यहाँ पे पीलीभीत से निकलती है, और लखनऊ के आगे यहाँ गाजीपुर के पास गंगा नदी से मिल जाती है। तो गोमती नदी का आप लोग उद्गम स्थल लिख लेंगे, क्योंकि गोमती नदी जो है पीलीभीत में फूलर झील से निकलती है। फूलर झील से निकलती है। तो गोमती नदी यहाँ पे पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से फूलर झील से निकलकर बहती हुई आती है, और गंगा नदी में लखनऊ के आगे यहाँ गाजीपुर के पास में गंगा नदी में मिल जाती है। दूसरी नदी घाघरा नदी है, जो कि नेपाल बॉर्डर से निकलती है और बहती हुई यहाँ पे गंगा नदी में मिल जाती है। फिर एक नदी है गंडक नदी है, जो कि यहाँ पे नेपाल से निकलती है और पहाड़ियों से बहती हुई यहाँ पे क्या होती है? गंगा नदी से मिल जाती है। इसी तरह कोसी नदी है, जो तिब्बत से निकलती है और यहाँ पे फरक्का बांध के पहले बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी अपनी बाढ़ के लिए बिहार में जानी जाती है, यानी कि कोसी नदी में
इतना ज़्यादा, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, बहुत सारा पानी लेके आती है, तो इसकी वजह से बिहार में बहुत सारी बाढ़ आती है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बिहार में बाढ़ लाती है, तबाही मचाती है, और ये अपने एक रास्ते पे नहीं बहती है, अपना रास्ता बदलती रहती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बिहार में बाढ़ आती है। तो ये कोसी नदी आपकी गंगा नदी में मिल जाती है फरक्का बांध के पहले। फिर आपकी यहाँ से ये गंगा नदी आगे बहती है, फिर 2 भागों में बट जाती है। एक भाग आपका पश्चिम बंगाल में नीचे की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाता है, इसको क्या बोलते हैं, गंगा नदी का जो ये भाग है हुगली नदी। यहाँ फरक्का बांध के आगे यहाँ पे फरक्का बांध है, फरक्का डैम। फरक्का डैम से 2 नदियों में विभाजित हो जाती है गंगा नदी। एक नदी हुगली के रूप में पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी हुगली नदी पे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। हुगली नदी पे क्या है, यहाँ पे हुगली नदी पे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। कलकत्ता शहर समुद्र के किनारे बंगाल की खाड़ी में नहीं बसा हुआ है, ये हुगली नदी के किनारे पे बसा हुआ है। दूसरी नदी आप जो गंगा की दूसरी भाग है वो पश्चिम बंगाल होते हुए क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ फरक्का बांध से गंगा नदी 2 भागों में बट जाती है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल यहाँ पे राज्य पड़ता है भारत का, जो यहाँ से एक धारा जो बन जाती है उसको हुगली नदी बोलते हैं, दूसरी धारा जो बन जाती है उसको भागीरथी बोलते हैं। तो यहाँ से जो हुगली धारा है वो यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पश्चिम बंगाल होते हुए कलकत्ता होते हुए ये हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जो आपका कलकत्ता शहर है वो हुगली नदी के तट पे स्थित है। जो दूसरी धारा है गंगा नदी की जो फरक्का से निकलती है वो यहाँ पे बांग्लादेश होते हुए यहाँ पे निकल जाती है। इस दूसरी धारा को भारत में यानी कि पश्चिम बंगाल में भागीरथी बोलते हैं। जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा बोला जाता है। यानी कि जो दूसरी धारा है आपकी गंगा नदी की उसको बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। और ये पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिलके यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि गंगा नदी कितना लंबा सफ़र तय करके यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गंगा नदी तंत्र में कौन सी नदी बाएं तरफ से कौन सी नदी दाहिने तरफ से मिलती है इसके बारे में आप लोगों ने विस्तार पूर्वक देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट नदी जो अंतर्राष्ट्रीय नदी है ब्रह्मपुत्र, उसके बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, चलिए देखते हैं। तीसरी नदी है जो इंटरनेशनल नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये यहाँ पे तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और ये यहाँ से तिब्बत में पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। यहाँ पे इसको सांगपो नदी बोलते हैं। तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांगपो नदी बोलते हैं। ये इधर की तरफ बहती हुई चली जाती है। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जब भारत में प्रवेश करती है तो गार्ज बनाते हैं। गार्ज का मतलब होता है अच्छा यू टर्न लेते। यू टर्न का मतलब नदी ऐसे जा रही फिर ऐसे मुड़ रही है। तो यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रेणी है तो इस वजह से गहरा गड्ढा बनाती है, उसे ही गार्ज कहते हैं। फिर ये जैसे ही यहाँ पे भारत में प्रवेश करती है, यहाँ असम में बहती हुई यहाँ पे क्या होती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो इसको यहाँ पे बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना बोला जाता है। जमुना नदी बोला जाता है बांग्लादेश में। तो आप लोग याद रखना। तिब्बत में क्या बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, सांगपो नदी, सांगपो, ठीक है। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको बोला जाता है जमुना नदी। ये जमुना के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फिर आगे जैसे ही इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है पद्मा नदी। पद्मा नदी से मिलने के बाद में इसका नाम हो जाता है बांग्लादेश में ही पद्मा नदी, ठीक है।
पद्मा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। फिर यहाँ पे आके एक बराक नदी इसमें मिलती है। बराक के बाद यहाँ पे एक नदी यहाँ पे बराक नदी जब मिलती है तो इसका नाम फिर चेंज हो जाता है। फिर इसका नाम हो जाता है मेघना नदी। और मेघना नदी के नाम से इधर से भागीरथी गंगा की जो दूसरी धारा थी वो भागीरथी मिलती है। इधर से बराक नदी मिलती है जमुना में यानी कि ब्रह्मपुत्र में। तो यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाता है और क्या हो जाता है, मेघना नदी। और ये मेघना नदी के नाम से यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, क्वेश्चन पूछा जाता है किस नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो आप लोग बताएंगे मेघना नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप लोग देखें यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के कितने नाम चेंज होते हैं। तिब्बत में सांगपो नदी जैसे ही भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, और असम में बहती, हाँ असम में जब ये बहती हुई है तो यहाँ पे बहुत सारा मैदानी क्षेत्र बनाती है। और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसको क्या कहते हैं, चौड़ी नदी है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक मांजुली द्वीप का निर्माण होता है। यानी कि नदी में जो एक द्वीप का निर्माण होता है, यानी कि बीच में एक हिस्सा उठ जाता है, यानी कि पठारी क्षेत्र बन जाता है। तो वहाँ पे लोगों का निवास हो गया आजकल, तो उसको माजुली द्वीप बोला जाता है। तो नदियों में पाया जाने वाला सबसे बड़ा द्वीप तो माजुली द्वीप है। और इसको सरकार ने क्या कर दिया है, जिला घोषित कर दिया है। तो द्वीप जिला कौन सा है आपका, माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में असम में पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। फिर असम के बाद जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसको जमुना बोला जाता है। फिर आगे इसमें पद्मा नदी मिलती है, इसका नाम पद्मा हो जाता है। फिर जैसे ही इसमें गंगा नदी की दूसरी जो धारा है भागीरथी वो मिलती है इसमें, तो इसके बाद इधर बराक नदी मिलती है, इसका नाम मेघना हो जाता है। और मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में क्या होता है, गिर जाता है। तो इस तरह से आपने देखा जो भारत की, उत्तर भारत की नदियां हैं, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इनके बारे में आप लोगों ने देखा और इनकी सहायक नदियों के बारे में देखा। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी नदी किसकी सहायक है। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि लोहित नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप लोगों को यहाँ पे मैंने दिखाया है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। या पूछ देता है श्योक नदी किसकी सहायक है, तो यहाँ पे मैंने पढ़ाया था ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, बार बार समझिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन आसानी से। वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करिए। कोई नई चीज़ चाहिए, नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई संशोधन चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। तो उसको हम नए स्तर से लागू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।